बच्चों गुड मॉर्निंग। ये हमारा केमिस्ट्री का 3rd लेक्चर है। मैं आपको 2 लेक्चर दे चुका हूँ, एक बिलियन को, एक मोल कंसेप्ट के लिए, एक सॉल्यूशन के लिए। अब बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताए थे आपको, 4 होते हैं। एक परासरण दाब, एक बाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक में अवनमन। परासरण को अंग्रेजी में ऑस्मोसिस कहते हैं। ये विसरण से अलग है, ये ध्यान दें। विसरण अलग चीज है, परासरण अलग चीज है। इससे पहले एक चीज आपको जानना जरूरी है, एक होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली एक प्रकार की महीन झिल्ली होती है जिसमें से केवल विलायक यानी पानी के अणु ही गुजर सकते हैं। विलेय यानी कोई ठोस पदार्थ के अणु पार नहीं हो सकते। इसे हम कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली। जैसे बकरे का गैल ब्लैडर या मुर्गे का। दूसरा, अंडे में जो सफेद वाली जर्दी होती है वो भी अर्धपारगम झिल्ली की होती है। ये केवल विलायक के अणुओं को अपने में से गुजरने देते हैं, विलेय के अणुओं को नहीं। ध्यान दें, अर्धपारगम झिल्ली एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है जो अपने में से केवल विलायक के अणुओं को ही गुजरने देती हैं, विलेय के अणुओं को नहीं। एक मुख्य झिल्ली जो होती है वो होती है आपकी कॉपर फेरोसाइनाइड के Cu2FeCN6। कॉपर फेरोसाइनाइड केमिकल झिल्ली है, पारगम, ये अर्धपारगम झिल्ली है। ये मुख्य रूप से उपयोग की जाती है। तो अब हम आते हैं परासरण क्या है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस है कि जब किसी विलयन और विलायक को किसी अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा सेपरेट किया जाए। ये अर्धपारगम झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली। इसमें से एक तरफ विलायक है और एक तरफ विलयन है। आप जानते हैं विलयन थोड़ा शांत होगा, गाढ़ा होगा, विलायक महीन होगा। एक तरफ केवल पानी है, एक तरफ चीनी का सॉल्यूशन है। ध्यान दें, एक तरफ मान लीजिए चीनी का विलयन है और एक तरफ केवल आपका जल है। तो इस अर्धपारगम झिल्ली में होकर के इस तरीके से अणु होंगे, इसमें भी अणु होंगे। तो इन अणुओं का इधर की तरफ चलना, विलायक से विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से होकर के विलायक के अणुओं का पारगमन यानी चलना परासरण कहलाता है। ऐसा इसमें भी होता है कि अगर अर्धपारगम झिल्ली के दूरी ओर एक तनु विलयन लिया जाए और एक सांद्र विलयन लिया जाए तो विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। केवल किसके अणु जाएंगे? विलायक के अणु जाएंगे। ध्यान देना, विलायक के अणु ही अर्धपारगम झिल्ली में से होकर के विलायक से विलयन की ओर जाए यानी सॉल्यूट से सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, या जो आपका तनु विलयन है उसमें सांद्र विलयन की ओर जाते हैं, वो केवल विलायक के अणु जाते हैं। किसमें होकर के? अर्धपारगम झिल्ली में होकर के। ऐसी प्रोसेस को, इस घटना को हम परासरण कहते हैं। इसके अलावा विसरण को भी समझ लीजिए। विसरण में क्या होता है कि इस तरीके से अगर विलायक के द्वारा इनको अलग किया जाए, विलयन, तो विलायक के अणु तो जाएंगे, इनको मिलाया जाए इधर की ओर विलयन की ओर, और विलयन में से विलेय के अणु जाएंगे विलायक की ओर। तो कुछ समय के बाद ये क्रिया पूरा एक जैसा हो जाएगा। तो इस घटना को हम विसरण कहते हैं। ध्यान दें, परासरण में केवल विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से पारगमित होते हैं, निकलते हैं, जाते हैं। लेकिन विसरण की क्रिया में विलायक के अणु विलयन की ओर और विलयन से विलेय के अणु विलायक की ओर जाते हैं, और ये इसमें अर्धपारगम झिल्ली नहीं होती, इनको आपस में मिला दिया जाता है। और इस तरीके से जैसे हवा में आप स्प्रे करते हैं
तो थोड़े समय के बाद पूरी हवा में वो महक हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, हवा के अणु स्प्रे की तरफ गए और स्प्रे में से जो महक के अणु थे वो हवा में गए, यानी दोनों तरफ आदान प्रदान हुआ, उनमें कोई झिल्ली नहीं लगी हुई है। तो इस क्रिया को हम विसरण कहते हैं। जैसे आप एक बर्तन में पानी भर दें और एक साइड में धीरे से उसमें रंगीन पानी डाल दें, तो थोड़े समय के बाद क्या होगा कि पूरा पानी रंगीन हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। इसको हम विसरण कहते हैं। तो विसरण में दोनों तरफ से पारगमन होता है विलायक और परासरण में केवल विलायक के अणु विलयन की तरफ जाते हैं या तल विलयन से स्थान विलयन की ओर जाते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली में होकर के। इस घटना को परासरण। अब आता है आपका अगला पॉइंट, परासरण दाब। परासरण दाब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब क्या होता है कि हमने ये देखा कि परासरण क्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलायक के अणु विलयन की ओर जाते हैं या तल विलयन से शांत विलयन की ओर विलायक के अणु जाते हैं। किसके जाते हैं? विलायक के। ध्यान में विलायक के अणु ही जाते हैं। अब अगर हम शांत विलयन की ओर इतना दाब लगाएं जिससे कि इन अणुओं का इधर की ओर पारगमन रुक जाए, ध्यान में दाब लगाना पड़ेगा इधर से, जिससे कि ये तनु विलयन में से विलायक के अणु या विलायक में से विलायक के अणु विलयन की ओर चलना रुक जाए, उस दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। जैसे इस तरीके से कोई बर्तन है, इसमें एक आप नली लें और इसमें नीचे थिसिल फनल लगा करके इसमें आप एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दें, अर्ध पारगम्य झिल्ली, और इसमें इतनी ऊंचाई तक मान लीजिए विलायक भरा हुआ है और इसके अंदर विलयन भरा हुआ है और बाहर विलायक है। अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा ये अलग किया हुआ है। तो क्या होगा कि विलायक के अणु इसमें होकर के पंच पारगम्य झिल्ली से होकर के इस विलयन में जाएंगे और धीरे धीरे इसमें विलयन का तल बढ़ने लगेगा और एक निश्चित ऊंचाई तक जाकर के ये तल रुक जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब और ज्यादा विलायक के अणु उसमें से होकर के नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम साम्यावस्था कहते हैं। साम्यावस्था कहते हैं। तो इस स्थिति में विलायक के अणु विलयन में जा रहे हैं, उतनी ही विलायक में से विलयन में से विलायक के अणु इधर जा रहे हैं, यानी उनका आवागमन बराबर हो जाता है। यानी इतनी ऊंचाई पर विलयन का बढ़ने के बाद, यानी इतनी ऊंचाई का जो प्रेशर है वो उसमें से विलायक के अणुओं को इधर और जाने से रोक रहा है। इस प्रेशर को ही हम परासरण दाब कहते हैं। ये HdG के बराबर है। D यहाँ घनत्व है, H ऊंचाई है, G गुरुत्वीय त्वरण है। यह होता है आपका परासरण दाब। परासरण दाब होता है कि परासरण की क्रिया में विलायक के अणुओं का विलयन की ओर पारगमन रोकने के लिए आवश्यक दाब परासरण दाब कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है, ध्यान रखो। ये इसका एक एग्जाम्पल है, इसकी सहायता से इसको समझा जा सकता है कि अगर हम इसको एक विलयन को किसी पर फ्लास्क में भर के नीचे अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दें और विलायक और इसमें विलयन भर दें, तो धीरे धीरे विलायक के अणु इसमें विलयन में जाएंगे और इसमें तल भरता चला जाएगा। एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर के रुक जाएगा। इसका मतलब और ज्यादा विलायक के अणु इसमें जाना बंद हो गए। इस ऊंचाई के द्वारा इसका दाब निकाल लेंगे। P बराबर HdG सूत्र आप लोग जानते ही हैं। तो इससे आप परासरण दाब की गणना कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए बर्कले हार्टले ने एक प्रैक्टिकल किया था जिसके द्वारा उन्होंने परासरण दाब की गणना की थी। अब आते हैं हम परासरण दाब के कुछ नियम हैं। इनको वायल और वन हाफ ने इनके नियम दिए थे। परासरण दाब के 1/2
नियम। इसमें पहला नियम है वायल वन टैप नियम। वायल वन टैप नियम, इसमें इन्होंने बताया था, जो इन्होंने ये समझाया है कि इन जो परासरण नियम है, जो विलयन है, वो गैसों की तरह व्यवहार करते हैं, गैसों की तरह व्यवहार करते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया कि स्थिर ताप पर किसी गैस पर मतलब विलयन की सांद्रता यानी परासरण दाब, वो उसकी सांद्रता के अनुप्रमानुपाती होता है, कंसंट्रेशन के अनुप्रमानुपाती होता है। या स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के अनुप्रमानुपाती होता है, यानी P प्रोपोर्शनल K अपॉन V, यानी PV इक्वल टू K, यानी नियतांक। इसे कहते हैं वायल वन टैप नियम। दूसरा है आपका चार्ल्स वन टैप नियम। उन्होंने बताया कि स्थिर आयतन पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के अनुप्रमानुपाती होता है। इसे कहते हैं चार्ल्स वन टैप नियम। ये दूसरा है। दो नियम है वन टैप नियम परासरण दाब के लिए, वायल वन टैप नियम और चार्ल्स वन टैप। वायल वन टैप नियम कहता है कि किसी भी विलयन का वाष्प दाब को परासरण दाब उसके C यानी कंसंट्रेशन के सांद्रता के अनुपाती होता है। सांद्रता होता है 1/V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो PV बराबर नियतांक, ये वायल के नियम के समान है गैसों में। इसी टाइप से चार्ल्स वन टैप नियम है। इसमें स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के अनुपाती होता है। इससे निकल के आया P/T इक्वल टू K गैस। अब ये दोनों समीकरण को मिलाने पर आपका विलयन का समीकरण आ जाता है PV इक्वल टू nRT। यह आपका विलयन का समीकरण है। इसके द्वारा हम किसी भी विलयन का परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। P इक्वल टू हो जाएगा N/V इंटू RT। N/V यानी मोलों की संख्या बटे आयतन, इसको हम सांद्रता कहते हैं। P इक्वल टू CRT। यह आपका विलयन के लिए किसी परासरण दाब के लिए समीकरण है। यहां पर R विलयन स्थिरांक है। जिस तरीके से गैस स्थिरांक होता था, इसकी वैल्यू 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। ये विलयन का समीकरण है। P बराबर CRT परासरण दाब के लिए, C यहाँ विलयन का सांद्रता है, R विलयन स्थिरांक है, T परम ताप है, P परासरण दाब है। अब इस नियम की कुछ सीमाएं हैं। पहली सीमा यह है कि यह केवल अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्यों के विलयनों में ही लागू होता है। ध्यान रखें, अवाष्पशील यानी वाष्पित नहीं होते जो पदार्थ, और विद्युत अनपघट यानी कि जल में घुलने पर वो आयनों में विभाजित नहीं होते, जैसे चीनी का विलयन। केवल उन्हीं विलयन पर ये लागू होता है। जो वाष्पशील द्रव है उन पर ये लागू नहीं होता। अपघट विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर ये लागू नहीं होता। वो विलयन जिनमें अणु मिलकर के इकट्ठे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उन पर भी ये लागू नहीं होता। चार कंडीशन, ये केवल अवाष्पशील विद्युत अपघट्यों के लिए, वो अनपघट्यों पर ही लागू होता है। निश्चित ताप पर विद्युत अपघट्यों पर और वाष्पशील पदार्थों पर ये लागू नहीं होता है। जो संगुणित होते हैं पदार्थ, जो विलय के अणु संगुणित हो जाते हैं विलयन के अंदर, उन पर भी ये लागू नहीं होता है। ये सब आप लोग याद कर लें और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद कुछ छोटे से पॉइंट है। एक समपरासनी विलयन, दूसरा अतिपरासनी विलयन और तीसरा अल्पपरासनी विलयन। समपरासनी आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक,
और हाइपोटोनिक, यानी वो विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, समपरासरी विलयन आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, समपरासरी विलयन होते हैं, और इनके लिए जो सांद्रता है वो समान होती है, C1 = C2 समपरासरी के लिए। ध्यान रखें, इस पर क्वेश्चन बन जाता है कंक्लूजन में भी, यानी N1/V1 = N2/V2, यानी मोलों की संख्या बट्टे आयतन दूसरे के मोलों की संख्या बट्टे आयतन समान होगा, और N1 का मान होता है W1/M1/V1 = W2/N2/E2। M1 M2 के आधार है, W1 W2 भार है, और V1 V2 आयतन, यानी समपरासरी विलयन वो विलयन होते हैं जिनकी सांद्रताएं समान होती हैं, यानी का परासरण दाब इनके समान होते हैं। दूसरे अतपरासरी विलयन, यानी जब दो विलयन लिए जाएं जिसमें जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अतपरासरी विलयन, और जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्पपरासरी विलयन, यानी उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ये आपका आज के लिए केमिस्ट्री का लेक्चर, इसको आप लोग तैयार कर लें। इसके बाद 3 और रह गए हैं इसके विलयन के गुण, आदर्शवंत गुणधर्म, जिनमें कि अगला आपका बाष्प दाब का अवनमन, उसके बाद क्वथनांक उन्नयन, उसके बाद हिमांक का अवनमन, ये मैं कराऊंगा हर एक अगले लेक्चर में। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि आपको पिछले सारे वीडियो और आगे आने वाले सारे वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। और धन्यवाद।